हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, कभी कभी आप क्योंकि लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे या आपके माइंड में कभी कभी क्वेश्चन आता होगा कि हाउ टू रिकवर पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी वो जो है मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने किसी को घर से बेदखल कर दिया है। अब मान लेते हैं ए की कोई प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए ए की कोई प्रॉपर्टी थी और बी ने उस प्रॉपर्टी से ए को निकाल दिया, पोजेशन छीन लिया। और बी का कहना है कि भाई ये तो मेरा घर है, चलिए आपका घर है, ए यहाँ पे टेनेंट के तौर पे रहता था। लेकिन अगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं किया उसको निकालने में, तो भले ही उसका टाइटल ना हो, भाई भले ही उसका टाइटल ना हो, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है तो वहां पे पोजेशन जो है प्रॉपर्टी वापस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं। तो आज इसी की बात हम करेंगे। तो इससे पहले कि आगे चले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, इसकी एक वीडियो सीरीज हम बना रहे थे। हमने इससे पहले के 2 वीडियो में जस्ट बेसिक बातें की थी, वो इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं हैं। लेकिन जो हमारा सेक्शन 1 से लेके 4 तक हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वो आपका प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू पोजेसरी रेमेडीज अंडर दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। ये आपका स्पेशली मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पूछा जा सकता है, इमूवेबल के लिए पूछा जा सकता है। तो आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिकवरी पोजेशन के लिए यानी कि पोजेसरी रेमेडीज क्या दी गई हैं। What are the provisions given regarding the possessory remedies in specific relief act? देखिए, जो चैप्टर 1 है आपका सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक, वो पोजेसरी रेमेडीज की ही बात करता है, जिसमें आपका 5 और 6 बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की और 7 और 8 बात करेंगे आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की। देखिए, हमने देखा था कि पार्ट 2 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक आता है रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक रिलीफ। अब स्पेसिफिक रिलीफ में रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डिक्लेरेटरी डिक्री। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ने होते हैं। आज हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो आई रिक्वेस्ट आप सारे पॉइंट स्लाइड्स में नहीं लिखे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलें। किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपको, देखिए मैंने पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि आपको कैसे बनाना है। फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। भाई मान लीजिए अब आपसे पूछा उसने कि भाई आप मेरे को बताइए पोजेसरी रेमेडी क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि भाई पोजेशन कोर्ट रिस्पेक्ट द पोजेशन नॉट द टाइटल एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन इन चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 8। सेक्शन 5 and 6 states about the immovable property, while section 7 and 8 talks about the मूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरह से एक इंट्रोडक्शन बनाइए, फिर आप उसका एक मेन बॉडी लिखिए, यानी कि जहां पे आप इनके प्रोविजंस को लिखेंगे। बेर एक्ट में कैसे दे रखे हैं मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। उसके साथ यहाँ पे केस लॉज हैं, वो भी आप साथ में लिखेंगे। और केस लॉज के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू राइट द कंक्लूजन एट द लास्ट। एक मेरे हिसाब से देखिए, जनरल सबका अपना आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, तो यू विल कम टू नो कि आपको क्या क्या लिखना है। दूसरा क्या है कि लिखने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाती है। प्री का प्रिपरेशन तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए
आगे चलते हैं विदाउट। तो देखिए पार्ट 2 जो है ये स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है और आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो बात करेगा रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डिस्कस कीजिए कि ऐसे कौन से जो पोजेसरी रेमेडीज हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या दी गई हैं रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टी। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं। ये कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 और 6 दोनों आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मूवेबल और इमूवेबल में तो आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि टीपी एक्ट में हमने बात कर ली थी कि मूवेबल क्या होता है और इमूवेबल क्या होता है। देखिए जो अर्थ से फास्टर है और जिसको अगर अर्थ से निकाल दिया जाए तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और जो मूवेबल होती हैं वो तो आपको पता ही है, गोल्ड है, मनी है, जिसको आप यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। तो ये सेक्शन 5 और 6 करेंगे बात इमूवेबल की, और सेक्शन 7 और 8 ये दोनों बात करेंगे आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो इतना आपको आइडिया हो गया। उसके बाद देखिए सेक्शन 5 जो है यहाँ पे ये आपका क्लैरिफिकेशन सेक्शन है। ये कहता है कि पर्सन इंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट विद इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। इसने देखो बहुत सिंपल सी बात क्या कह दी कि इसने आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दिया यहाँ पे कि भाई अगर किसी की प्रॉपर्टी जिसके लिए पोजेशन के लिए वो इंटाइटल्ड है और उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो क्या है अपना पोजेशन ले सकता है वापस। कैसे ले सकता है? सीपीसी में जो प्रोविजंस दिए हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। तो देखिए सेक्शन 5 में बस इतनी सी बात की गई है कि भाई जो आपकी प्रोसीडिंग होंगी वो सीपीसी के हिसाब से होंगी, सिविल प्रोसीजर कोड वहां फॉलो होगा। अब आ जाइए आप सेक्शन नंबर 6 पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखिए 2018 में यहाँ अमेंडमेंट भी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। 2018 में रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो वहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था हम उसकी भी बात करेंगे। तो इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या कहता है, ये आपको प्रोवाइड करता है स्पीडी पोजेसरी रेमेडी। एक्चुअल में ये आपको एक स्पीडी पोजेसरी रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो इट गिव अ स्पीडी पोजेसरी रेमेडी। ऐसे वर्ड्स आप मेंस में लिखेंगे, मेंस में बहुत काम आएंगे आपकी। टू एनी पर्सन हु इज फोर्सली इविक्टेड फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए अगर आपको यहाँ मान लीजिए मेंस में आपको लिखना है तो यू कैन राइट डाउन दैट सेक्शन 6 प्रोवाइड्स। सेक्शन 6 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अ स्पीडी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सब चीजें तो मैं नहीं नोट करा पाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्ड्स को आप नोट करते हुए चले, आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। पोजेसरी रेमेडी टू एनी पर्सन who is forcibly evicted from immovable property। देखिए आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 6। ठीक है, ये आपके मेंस के लिए हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन 6 है क्या। इसकी बेरेट लैंग्वेज देखते हैं। इफ अ पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेगी कि कोई अगर किसी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना, तो पहली चीज अपने बेरेट में इसको अंडरलाइन करें और यहाँ पे देखें कि डिस्पोजेस्ड से लेके और यहाँ तक विदाउट हिज कंसेंट, ये पहली चीज होगी कि भाई डिस्पोजेस किया गया, पहली बात। विदाउट कंसेंट दूसरी बात। किससे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अदरवाइज देन इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फोर्थ वन। और ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession। तो ये जो लाइन डाली गई थी यहाँ पे,
ये आपकी 2018 में डाली गई थी यहाँ से। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये आपका जो ग्रीन में यहाँ लिखा हुआ है, ये 2018 के अमेंडमेंट में डाला गया है। ठीक है। क्लेमिंग थ्रू हिम may be suit recover possession thereof notwithstanding other title that may be set up in such suit। तो देखिए भाई, सेक्शन 6 में आपके ना कुछ कंडीशंस दी गई हैं। फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन राइट दैट देयर आर टोटल 6 कंडीशंस आर गिवन अंडर द सेक्शन 6। ठीक है। तो ये 6 कंडीशन क्या है कि ही, पहली कंडीशन आप नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। ही शुड हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई जो मुकदमा आप लेकर आओगे उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए। ठीक है। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का आईपी लिख देता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ जाइएगा, पोजेशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, ही शुड हैव बीन देयर आफ्टर डिस्पोजेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए पहले तो भाई उसके पास, मान लेते हैं कोई एक ये घर था। ठीक है। पहले तो ए का इस पे होना चाहिए पोजेशन। ये क्या है आपकी, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरा क्या है कि किसी के द्वारा, मान लीजिए बी के द्वारा ए को क्या कर दिया जाए, इस घर से डिस्पोजेस कर दिया जाए। ये दूसरी कंडीशन है। और वो जो डिस्पोजेस किया गया है ये आपका विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमने पढ़ा ना यहाँ पे, अदर देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अदर देन दी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन होगी। पहली हो गई पोजेशन होना चाहिए, दूसरी में क्या कर दिया हमने, उसको डिस्पोजेस कर दिया गया भाई, और तीसरी में क्या हो गया आपका कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो ये डिस्पोजेशन है ये विदाउट डिस प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ हो। फोर्थ कंडीशन है कि सच डिस्पोजेशन शुड हैव बीन अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। फोर्थ है कि ये विदाउट कंसेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, पहले में देखिए उसके पास एक पोजेशन होगा घर का, उस पोजेशन था ए का, बी ने उसको कर दिया डिस्पोजेस, दूसरी कंडीशन डिस्पोजेशन हो गया। तीसरी कंडीशन कि प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया डिस्पोजेशन के लिए, और चौथी कंडीशन है कि विदाउट कंसेंट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पांचवी और छठी कंडीशन भी यहाँ पे है, उनको भी आप नोट कर लीजिए, जो हम सेक्शन 2 में पढ़े। जो कंडीशन मैंने 4 बताई ये आपकी सब सेक्शन 1 की हैं, जो हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ी थी। अभी सब सेक्शन 2 की कंडीशन देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। मैंने 4 कंडीशन यहाँ बता दी, पांचवी छठी और बता रहा हूँ अभी। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। भाई ये आपकी 5th कंडीशन हो गई। सेम बिल्कुल डिट्टो यही आपकी 5th कंडीशन। प्री के लिए भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस का तो मैं बता ही रहा हूं आपको साथ साथ। और आपकी 6th कंडीशन हो गई कि द डिस्पोजेशन शुड नॉट हैव बीन बाय द गवर्नमेंट। कि भाई गवर्नमेंट ने आपको डिस्पोजेस नहीं किया, अगर गवर्नमेंट ने किया है तो भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। यानी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, भाई क्वेश्चन ऑफ टाइटल की बात नहीं करेगा कोर्ट यहाँ पे। लेकिन अगर ये 6 कंडीशन आप अगर फुलफिल कर पा रहे हो, देन ओनली यू कैन आस्क द कोर्ट कि साहब मेरे को आप पोजेशन दिला दो, मुझे रीपोजेशन दिला दो। पोजेसरी रेमेडी आपको तभी मिलेगी जब आप 6 की 6 कंडीशन फुलफिल करेंगे। इनको 6 की 6 कंडीशन को अपने नोट्स में अलग से नोट कर लें। You in your mains question you should write there that such a person or any person through whom he has been in possession or in person claiming through him he can recover. In your mains exam you can write that such person who is aggrieved, who is dispossessed, he can recover the possession of such property, such immovable property, irrespective of the question of title of such property। वहाँ क्वेश्चन ऑफ टाइटल की बात नहीं होगी। इफ द फॉलोइंग 6 कंडीशंस आर टू बी आर फुलफिल्ड, तो उसमें आपको ये 6 कंडीशन वहां पे नीचे लिख देनी है। यहाँ पे अब कुछ चीज और पढ़ते हैं हम। आपका सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 इसने 6 कंडीशन डिफाइन कर दी है। अभी हम चलते हैं
क्वेश्चन सबसेक्शन 3 पे कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूट अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू और एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। देखिए भैया इसने ये भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। जब मुकदमा हो जाएगा तो वहां पे आप कोई अपील नहीं कर सकते कि ठीक है। ऐसे में अगर आपने अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोई मुकदमा दायर किया है और उसका भी डिक्री आ गई है तो आप अपील नहीं कर सकते और ना ही आप रिव्यू अप्लाई कर सकते हो। ये आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए बन जाती है। सब सेक्शन 4 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर द पोजेशन देयर ऑफ। देखिए भाई ऐसा नहीं है कि 6 कंडीशन भी फुलफिल हो गई हैं तो जो दूसरी पार्टी है जिसने डिस्पोजेस किया वो अपना टाइटल प्रूव ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, टाइटल प्रूव करने से नहीं रोकता है ये कोई भी प्रोविजन। लेकिन सेक्शन 6 का अगर जिस्ट बात करें, अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखोगे कि फ्रॉम द सेक्शन 6 द पर्पज ऑफ द सेक्शन इज that the possession is a sufficient evidence of right as against the trespasser, and if the plaintiff prove that he was in possession of the immovable property whether or not he is the owner thereof, that he was dispossessed and such dispossession was not in due course of law, then he can recover possession of such property विदाउट रेफरेंस टू एनी क्वेश्चन ऑफ टाइटल। जो वर्ड्स मैंने बोले हैं इनको आप नोट कर लें, थोड़ा सा स्पीड को आप 0.75 करके देख लें तो उस पर भी आपको थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और ये आपके मेंस के लिए बता रहा हूँ। देखिए आपको जो क्वेश्चन लिखना है ना, आपको मेंस के हिसाब से क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। अभी देखिए ये तो हमने समझा सिर्फ सेक्शन को, लेकिन अभी हम कुछ केस लॉ की भी यहाँ बात करेंगे। तो सेक्शन 6 से रिलेटेड अभी हम केस लॉ की बात करेंगे। देखिए सेक्शन 6 यहाँ बात कर रहा था आपका किसके बारे में, पोजेशन पोजेसरी रेमेडी थी, स्पीडी पोजेसरी रेमेडी। तो यहाँ पे केस नोट कर लीजिए आप, एम नरसिम्हा रेड्डी, एम नरसिम्हा रेड्डी वर्सेस के विनोबा देवी, के विनोबा देवी। ये आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, ठीक है। 2003 का केस है आंध्र प्रदेश का। इस केस लॉ में क्या हुआ था, यू हैव टू राइट दिस केस इन द मेंस एग्जाम। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ इट इज नॉट प्रूफ ऑफ टाइटल, या इसमें क्लियरली कहा था कि इट इज नॉट प्रूफ ऑफ टाइटल। भाई हम टाइटल के लिए नहीं आ बैठे हैं, टाइटल नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कि भाई विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आप किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, ना कि टाइटल की बात हो रही है। और दिस इज इनटाइटल्ड, या इसने आगे लिखा था कि विच इनटाइटल्ड द प्लेंटिफ टू रिकवर हिज पोजेशन, ठीक है फ्रेंड्स, एज पर सेक्शन 6, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। The fact of dispossession and actual date of possession have the of course to be proved। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली बात जो कही गई थी इसकी मेन जिस्ट थी। तो इस केस लॉ को आपको याद रखना है, एम नरसिम्हा रेड्डी वर्सेस के विनोबा देवी। तो यहाँ आप ये चीज डिसाइड बता देंगे मेंस एग्जाम में जब ये क्वेश्चन लिखेंगे कि जी देखिए ऐसा है, यहाँ पे टाइटल की बात नहीं हो रही, हम पोजेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि सेक्शन 6 आपको टाइटल प्रूव करने से नहीं रोकता है, ठीक है। तो अभी एक और केस को समझते हैं हम 2 या 3 केसेस की बात करेंगे यहाँ पे। अभी सेक्शन 6 से रिलेटेड ही हम एक और केस को करेंगे यहाँ पे।
अभी देखिए आपके माइंड में एक बात आ सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट केस सॉरी पहले कर लेते हैं हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस और नोट कर लीजिए यहाँ पे, अब्दुल रहीम वर्सेस नालकत मोहम्मद हाजी। ठीक है, इसको केस को नोट कर लीजिए। केरला हाई कोर्ट का केस है, 1997 का केरला हाई कोर्ट का केस है। ठीक है भाई, देखिए ये केस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने एक बड़ी सी सेक्शन 6 का जो पर्पज है ना एक्चुअल में, उसको बिल्कुल डिफाइन कर दिया था यहाँ पे। एंड योर मेंस एग्जाम इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड यू कैन राइट दिस केस वेरी वेल। यहाँ पे कहा गया था कि सेक्शन 6 प्रोवाइड्स अ समरी cheap and useful remedy to a person who is dispossessed of the immovable property otherwise than in the due course of law। देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ये भी डिफाइन किया गया था यहाँ पे। इसमें देखिए आपका पर्पज क्या था सेक्शन 6 का, आपका ऑब्जेक्ट क्या था। ठीक है, ये भी सेक्शन 6 का, ये दोनों की दोनों चीजें हैं बता दी गई थी। पर्पज में इसने कहा था कि भाई जो डिस्पोजेस अगर किसी को कर दिया गया है विदाउट कोर्स ऑफ लॉ, तो ये सेक्शन 6 का पर्पज है कि उसको पोजेशन दिलवाए वापस। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टू प्रिवेंट द पीपल, टू डिस्करेज द पीपल फ्रॉम टेकिंग द लॉ इन देयर हैंड्स। ठीक है, वो प्रॉपर्टी के ऑनर हो सकते हैं लेकिन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो किसी को डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे, अच्छा क्या सर्वेंट को, अगर किसी घर में कोई सर्वेंट रहता है और उसको डिस्पोजेस कर दिया किसी ने, तो क्या वो केस कर सकता है? ये छोटी छोटी एक्सेप्शन है जो आपको पता होनी चाहिए कि सर्वेंट कैन बी फोर्सिबली इजेक्टेड। इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बाबा छातागीर वर्सेस मोटोनोमल। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि सर्वेंट कैन बी डिस्पोजेस्ड। क्यों किया जा सकता है यहाँ पे, बिकॉज हाँ वो जो है वहां पे आपका सर्वेंट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है वहां पे, और वो नहीं कह सकता है कि उसका जुडिशियल पोजीशन था। तो एक सर्वेंट अपने मास्टर को कभी भी सू नहीं कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन। ये इस केस में बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेक्शन 6 का पर्पज क्या है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गवर्नमेंट वाली बात हो जाती है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड एक केस जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप मेंस का कर रहे हैं इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। हम लोगों ने कंडीशन में बात की थी कि भाई जो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट ने अगर आपको डिस्पोजेस किया तो आप केस नहीं ला सकते, नो सूट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। तो ये बात कहाँ पे की गई, तो एक केस आया था यहाँ पे चंद्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये भी आपका, इसके लिए चंद्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसको राजस्थान है। ठीक है, ये 1981 का केस है। तो यहाँ पे जो क्या था कि भाई जो गवर्नमेंट थी वो डिस्पोजेस कर सकती है किसी भी व्यक्ति को अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ, एक्सेप्ट अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस केस में क्या कहा गया कि भाई ठीक है, सेक्शन 6 बोलता है कि नो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आप मुकदमा नहीं ला सकते अंडर सेक्शन 6। कब नहीं ला सकते, ऐसे तो ला सकते हो लेकिन अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। बट इट डजेंट मीन कि आपको वो गवर्नमेंट ऐसे ही डिस्पोजेस कर देगी, द गवर्नमेंट को भी हैज टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू डिस्पोजेस यू। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम देखेंगे
सेक्शन 7 और 8 को, जहां पे हम पोजेशन किसका लेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी का लेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी से 7 और 8 दोनों के दोनों सेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेक्शन 7 यहाँ पे कहता है रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सीपीसी। जो सेक्शन 5 ने इमूवेबल के लिए कहा था वही बात यहाँ इसने सेक्शन 7 ने मूवेबल के लिए बोल दी है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पे कहती है कि ट्रस्टी जो है वो भी अंडर सेक्शन 7 केस कर सकता है, ठीक है, फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन, जिसके बेनिफिट का, जिसकी वजह से वो ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी का। और एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि स्पेशल और टेम्परेरी राइट, अगर किसी के पास स्पेशली और टेम्परेरी राइट भी है टू प्रेजेंट द पोजेशन, तो इतना भी काफ़ी है कि वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इट इज़ सफिशिएंट कि वो अंडर सेक्शन 7 केस कर दे। देखिए पर्पज क्या, दोनों एक्सप्लेनेशन है, पर्पज को समझिए आप। पर्पज इसका ये है कि भाई ये जो आपका राइट टू सू है अंडर दी सेक्शन 7, ये सिर्फ आपका ऑनर ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी तक कन्फाइन नहीं है, पहली चीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ ऑनर ही केस करेगा, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 और 2 डाली गई थी कि ऑनर के अलावा भी अगर किसी के पास स्पेशल या टेम्परेरी राइट है तो वो भी सू कर सकता है, भले ही वो उसका ऑनर ना हो। एक ट्रस्टी वो ऑनर ना होते हुए भी कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ये तो हो गया बेयर एक्ट की बात। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अपनी ब्लैंक शीट पे चलते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्शन 7 की, जो बात करता है किसकी, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो आपने बात की कि भाई ये सीपीसी से गवर्न होगा। पहली चीज तो क्या है कि ये सीपीसी से गवर्न होगा। दूसरी चीज क्या है, ऑनर ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी वो तो कर ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रस्टी है तो वो उस इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, या फिर कोई जिसके पास कोई टेम्परेरी या स्पेशल राइट है पोजेशन रखने का, तो वो भी केस कर सकता है। ये तो होगी बेयर एक्ट की बात। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि ए है एक बंदा, इसने एक लेटर पोस्ट किया बी को। क्या किया, एक लेटर पोस्ट कर दिया। अभी लेटर पोस्ट करने से पहले किसका था, ए का था। वो लेटर दे दिया गया बी को। अब ये बी के पास से विदाउट कंसेंट, यहाँ पे ध्यान देना, इसकी कंसेंट नहीं ली है, विदाउट कंसेंट उस लेटर को ये ले लेता है वापस, ठीक है। भाई ए ने तो इसको पोस्ट किया था बी को और फिर इसने वापस भी ले लिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो बी है ये ऑथोराइज है अंडर सेक्शन 7 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कि ए से अपने उस लेटर की रिकवरी कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, ये स्टोरी केस लॉ में दी गई थी और उस केस लॉ का नाम था ओलिवर वर्सेस ओलिवर, ठीक है। तो अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो वहाँ पे इस केस को लिख सकते हैं। 1861 का ये केस है, आप वे चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए एक बंदा है जो कहीं बाहर जा रहा है और वो क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी ए जो है ये कहीं हॉलीडे पे घूमने गया है और ये भाई बी के पास अपनी प्रॉपर्टी रख जाता है कि मेरा फर्नीचर आप रख लो भाई साहब, ठीक है। और बी क्या करता है, उस फर्नीचर को सी को दे देता है और सी उस फर्नीचर को यूज करने लगता है। अब जब ए आता है तो क्या ए सी से वो रिकवरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो सी इज इंटाइटल्ड टू गिव द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू ए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, उस पर ध्यान दीजिएगा आप, कि ये स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, ना कि नॉर्मल मूवेबल प्रॉपर्टी की। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका, अभी मान लेते हैं कि ग्रेन्स ऑफ राइस या फिर व्हीट, इसके ऊपर एक मुकदमा, भाई ये आप लेना है, तो क्या आप इसको स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं?
नहीं, इसको स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। तो भाई इसके लिए आप कोई केस नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 7। दूसरा हम बात करते हैं मनी की। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मनी से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो क्या मनी का भी यहाँ पे किया जा सकता है कि ये पैसे तो मेरे पोजीशन में थे मूवेबल प्रॉपर्टी और मुझे नहीं दे रहा, मुझे दिलाया जाए। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अ सूट फॉर मनी विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 7। अ सूट फॉर मनी, भाई यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज आपको रखना है कि आप नहीं पता कर सकते क्या वही ग्रेन ऑफ राइस है जो बंदा शूटर बोल रहा है प्लेंटिफ की मेरा ही था। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स विच यू कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। सो दैट इज द रीजन कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द मनी। मनी सूट, अ सूट फॉर मनी कैन नॉट बी कम्स अंडर द सेक्शन 7। इसके लिए ना केस है जो मैं बता रहा हूं, अ सूट फॉर मनी जो है अंडर सेक्शन 7 आप नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए केस नोट कर लीजिएगा, संकुनी वर्सेस गोविंदा। भाई स्कूनी मामा ने गोविंदा जी के ऊपर केस कर दिया था। गोविंदा कौन थे? भगवान श्री कृष्ण गोविंद। और शकुनी ने कहा कि मुझे मेरे पैसे दे दो, तो बोले कि नहीं भाई, तुम तो अधर्म के साथ हो। महाभारत में तुमने अधर्मियों का साथ दिया है, कानूनी तौर पर तुम मुझसे अंडर सेक्शन 7 ऑफ एसआरए एक्ट नहीं ले सकते पैसे का पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्वाइन है, मान लीजिए कोई भाई एंटीक पीस, एंटीक क्वाइन है, अगर स्पेसिफिक क्वाइन है, इन दैट केस यू कैन गो अंडर सेक्शन 7 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 7। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम अपना सेक्शन 8 देखते हैं। 8 की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजेशन। देखिए जो 8 बात करता है, ये बात करता है आपका ऐसे व्यक्ति की लायबिलिटी के बारे में। ये लायबिलिटी बताता है कि भाई जो ऑनर नहीं है किसी प्रॉपर्टी का और उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा। अब देखिए एक बार डायरेक्ट पढ़ते हैं कि एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। भाई किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का उसके पास एक पोजेशन है और जबकि वो उसका ऑनर नहीं है, तो वो कंपेल किया जा सकता है कि भाई उस जो व्यक्ति उसके लिए इंटाइटल्ड है, जो पर्सन, उसको इमीडिएट पोजेशन दे दिया जाए। बट इसके लिए 4 कंडीशन दी गई है माय डियर फ्रेंड्स। इन चारों कंडीशंस को आपको ध्यान देना होगा। पहली कंडीशन क्या आती है कि जब जो जिस मूवेबल थिंग को आपने क्लेम किया है वो डिफेंडेंट के पास, ठीक है, किसी एजेंट और ट्रस्टी के तौर पे हो। When the thing claimed is held by the defendant as agent or trustee of the plaintiff। अगर प्लेंटिफ का एजेंट या ट्रस्टी था वो बंदा और वो फिर भी उस चीज को रख लेता, जैसे हमने सर्वेंट की बात की थी, तो सर्वेंट को किस लिए नहीं इशू कर सकता सर्वेंट इस पोजीशन में, क्योंकि भाई वो तो एक एजेंट के तौर पे था वहां पे। वही बात आ जाती है कि एजेंट और ट्रस्टी की ड्यूटी बनती है कि वो उस इंडिविजुअल को चीज वापस कर दे। सेकंड कंडीशन, आपको ये चीजें लिखनी है। सेकंड कंडीशन लिखिएगा यहाँ पे कि व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट बी ऑफर्ड। भाई कंपनसेशन इन मनी उस चीज के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो सकता। भाई तुमने अगर इसकी वो मूवेबल, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वो जो आइटम था वो तुमने मिस खो दिया, इफ यू लूज दैट देन यू कैन नॉट कंपनसेट हिम इन लिeu ऑफ मनी। एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा, इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए अब मान लीजिए जेड जो है, जेड के पास एक कोई आइटम था, ठीक है, और ये एक ऐसी चीज थी जो इसकी फैमिली, एक फोटो था भाई, ये इनके बाप दादाओं से चलकर आ रहा था। इसको हम ब्लैंक शीट पे समझते हैं अच्छे से। सेक्शन 8 की कंडीशंस कर रहे थे हम। पहली कंडीशन देखिए हमने क्या कही थी कि भी जो जिन चीजों का क्लेम किया गया है, ठीक है, वो किसके अंडर में होनी चाहिए, वो या तो ट्रस्टी हो या फिर एजेंट हो, किसका,
ये दोनों किसका होना चाहिए? प्लेंटिफ के लिए। यानी ये दोनों के दोनों आदमी जो हैं इसके आइदर ट्रस्टी और एजेंट होने चाहिए उस थिंग जो क्लेम की गई है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं एक आपको चीज बता देता हूँ। यहाँ पे भी एक केस था वुड वर्सेस रॉकलिफ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा होता है वो कहीं बाहर चला जाता है और अपना कुछ आइटम वो बी को दे जाता है। बी क्या करता है, इस आइटम को प्लेस कर देता है एम के पास। तो भाई जब ये ए वापस आता है तो ये अपनी चीज को मांगता है, तो यह क्या एम इंटाइटल है कि वो इसको पोजीशन वापस दे? तो एम जो है यहाँ पे ही विल बी एक्टेड एज अ ट्रस्टी और उसको इसको जो है इमीडिएट पोजीशन ए को देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई कि आप जो उसको कंपेंसेशन है भाई वो आप इन लीव ऑफ मनी नहीं दे सकते हो। ठीक है, एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि भाई कोई व्यक्ति है, एम एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, इनके पास इनके दादाजी का दिया हुआ एक फूलदान था। क्या था? एक फूलदान था जिसमें फूल सारे लगे हुए थे। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस टाइप से कुछ एक एंटिक पीस, एक खानदानी था भाई इन लोगों का। ठीक है, ऐसे कि कुछ खानदानी आइटम था और ये किसको दे दिया गया? किसके पास था? अब भाई ये कस्टोडियन के तौर पे इसने दे रखा था एन को। एन जो था वो उसका कौन था? कस्टोडियन। भाई आप इसको संभाल के रखना। तो भाई ये जो है ये इसको कंपेल कर सकता है एम कि भाई मेरी चीज वापस दो। एम का आइटम था, खानदानी आइटम, अभी तुमको कस्टोडियन के तौर पे दिया गया था, आप मुझे ये वापस दो। क्योंकि अगर ये बोल दे कि सर ये चीज नहीं है तो ये इसको कितना भी पैसा दे ले, दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाई मतलब ये है कि इसको आप मॉनेटरी कंपनसेशन से एडिक्वेट रिलीफ नहीं दे सकते हो। तो इस कंडीशन में भी हम इसके ऊपर केस कर सकता है कि आप मुझे ये वापस दे दो। ठीक है, ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाती है कि व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जब ये बहुत ज्यादा एकदम मतलब एक्सट्रीमली कंडीशन हो कि भाई हम तो ये जज कर पाना कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है, कि भाई ये चीज अगर इसको नहीं मिलेगी तो एक्चुअल डैमेज कितना होगा, अगर ये चीज खो जाती है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई है। अब मान लीजिए ए जो है वो इंटाइटल है। ठीक है, एक पिक्चर थी जो किसी डेड पेंटर ने बनाई थी। ए जो है इसने भाई एक पेंटिंग का इसका ये राइट है कि वो इसके पास होनी चाहिए, ही इज इंटाइटल फॉर दैट। और वो किसने बनाई थी? वो एक बनाई थी बहुत बड़े पेंटर ने, पेंटिंग थी अभी कुछ, और जो पेंटर साहब थे वो निकल लिए हैं अभी, वो अभी जिंदा नहीं है। तो इन दैट कंडीशन जब वो तो चला गया अभी पेंटर, क्या कोई और उसको बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, और वो बी के पोजीशन में है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बी के पास है और ये इंटाइटल है उस चीज के लिए। और वो बनाई थी एक ऐसे पेंटर ने जो कि अब जिंदा नहीं रहा और उसके अलावा कोई बना नहीं सकता। तो यू कैन नॉट डिफाइन और यू कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल डैमेजेस। तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू गिव हिम इमीडिएट पोजीशन। तो यहाँ पे ए इंटाइटल हो जाता है बी के ऊपर केस करने के लिए। इस केस का नाम लिख लीजिए, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है केस की है, किस केस का नाम था? फाल्के वर्सेस ग्रॉय, 1859 का ये केस है। ठीक है, तो ये इस केस में यही सेम पेंटिंग वाली बात कही गई थी। अभी चलते हैं हमारी फोर्थ कंडीशन के ऊपर। देखिए, जहां पे डिस्पोजेशन जो है वो रॉन्गफुली ट्रांसफर हो गया हो प्लेंटिफ से, कि मान लीजिए भाई जो प्लेंटिफ था इसके पास से रॉन्गफुली वो चीज चली गई है डिफेंडेंट के पास। ठीक है, रॉन्गफुली। तो इन दैट केस आल्सो प्लेंटिफ कैन सू अंडर सेक्शन 8 कि भाई मुझे मेरा इमीडिएट पोजीशन वापस दिला दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम डायरेक्ट पे चलते हैं। फिर से हमने जो कंडीशंस अभी पढ़ी हैं, व्हेन थिंग इज क्लेम्ड
व्हेन थिंग इज क्लेम्ड इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी। अगर कंपनसेशन इन मनी नहीं दिया जा सकता एडिक्वेट रिलीफ में, अगर ये बहुत मुश्किल है कि असरटेन करना कि एक्चुअल डैमेज कितने हुए हैं उसके लॉस से, और जहां पे पोजेशन ऑफ थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड, इन्हीं 4 कंडीशंस की हमने बात की थी विद एग्जांपल। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, क्या कहता है कि अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लोज बी और क्लोज सी ऑफ दिस सेक्शन, बी और सी जहां कंपनसेशन की बात है वहीं कहा गया है कि दैट द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड। भाई उसको पैसे के तौर पे तो हम नहीं कंपनसेट कर सकते, एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेजेस, और ना ही एक्चुअल डैमेजेस वहां पे हम बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट द पोजेशन ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। 5 to 6 आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, 7 and 8 आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। और 7 और 8 में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं कि 7 और 8 में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस भी आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि देखिए जो सेक्शन 7 है ये क्या कहता है कि भाई यहाँ पे ऑनरशिप होनी चाहिए, ऑल्दो देयर इज एक्सेप्शन ऑफ ट्रस्टी एंड स्पेशल और टेम्परेरी राइट, ठीक है, लेकिन 8 ऐसी बात नहीं करता है। सेक्शन 8 कहता है कि नो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई 8 में आप जो ओनर है, 8 में हमारा जो ओनर है उसके खिलाफ आप 8 के तहत मुकदमा नहीं ला सकते, 7 में ला सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग, हमारा चैनल हमेशा कोशिश करता है कि आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जो आपको बेनिफिट दे सकें आपके करंट सिचुएशन में, जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे हिसाब से आपने 100% कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। आप एमके लीगल शिक्षा में मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कि हम जहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की छोटी सी वीडियो सीरीज रहेगी, प्लीज़ कोई भी वीडियो मिस ना करें, एंड आई प्रॉमिस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा एक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ लगते कैसे हैं। देखिए, ये एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है दोनों लोगों में, आप में और मुझ में, कि भाई अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे पता लगता है कि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्टडी, वर्क हार्ड, जय हिंद।